जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, और इस अधिनियम की सारी विशेषताओं को देखने वाले हैं। ये क्यों लाया गया है, इसके लाने से क्या प्रभाव पड़े हैं, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसे इसे मांटेग्यू, सबसे पहली बात है कि इसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? इसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मांटेग्यू उस समय भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसीलिए इसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहले इसकी क्या विशेषता थी, तो इसको मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरी विशेषता देखेंगे तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए। दूसरी विशेषता में क्या हुआ, इसमें कुछ प्रावधान किए गए, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। क्या हुआ, केंद्र में क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। जैसे देखिए, वर्तमान समय में क्या है, हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है और कहीं कहीं राज्य सरकारों में भी देखिए आप, केंद्र द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये उस समय से ही चला, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया तब से इस व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है ना, तो उस समय क्या हुआ था, उसको क्या कहा जाता था, प्रथम तो राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा उसको कहा जाता था, जो हम वर्तमान में जैसे हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आया ना? ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मतलब जब वोटिंग होगी तो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से वोट करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी के माध्यम से वोट करेगा, प्रत्यक्ष रूप से वोट डालेगा कि नहीं भैया हमें इन्हें चुनना है। ठीक है ना, इस तरीके से वोटिंग की व्यवस्था की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथी इस अधिनियम की विशेषता थी, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। उस समय राज्य नहीं थे ना, है ना, उस समय प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतीय विषयों को क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को क्या कर दिया गया, पुनः दो भागों में बांट दिया गया। पहला था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। ठीक है, पहला हस्तांतरित विषय था और दूसरा आरक्षित विषय था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हस्तांतरित विषय देख लेंगे। ठीक है ना, जिसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या विवाद हुए, किन किन की चर्चा की गई है इनमें, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण इत्यादि। तो इन सब चीज़ों को जैसे एजुकेशन से दे दिया गया है। ठीक है ना, इसके बाद आपका ठीक है, स्थानीय स्वशासन संबंधी जो भी विशेषताएं वो दे दी गई, सार्वजनिक निर्माण विभाग दे दिया गया, उद्योग दे दिया गया, इसमें इस विषय में क्या उद्योग दे दिया गया, मनोरंजन पर नियंत्रण भी दे दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें दी गई। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, हस्तांतरित विषय हैं उनको ध्यान रखिए आप। फिर हम आरक्षित विषयों को भी देखने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में तुलना करने के लिए दे देता है। ठीक है ना एग्जामिनर, तो फिर वहाँ पे हो नहीं पाता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक बार और मैं बताती हूँ, हस्तांतरित विषय में क्या होता है, शिक्षा आप याद रखिए, चिकित्सा आप याद रखिए, मनोरंजन, सार्वजनिक मनोरंजन विभाग पे नियंत्रण, ये सब याद रखिए। ठीक है ना, पांचवी विशेषता देखेंगे, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल का शासन होता था, और जो हस्तांतरित विषय थे उन पर शासन कौन करता था, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इन कार्यों में वह मंत्रियों की सहायता लेता था। अब अब वर्तमान समय में भी कोई भी काम अकेला व्यक्ति थोड़ी कर सकता है ना, विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, सब अपना अपना काम देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हेड होता है ना। तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल का शासन होता था और इन विषयों में वह मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है ना, और जितने भी मंत्री थे वो किसके प्रति उत्तरदायी थे, तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछता है एग्जाम में कि हस्तांतरित विषयों पर किसका नियंत्रण होता था और किसकी सहायता लेता था। अब आप ये तो समझ जाएंगे आसानी से कि गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था, लेकिन वो सहायता किसकी लेता था, तो वो मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है ना, जैसे वर्तमान समय में देखें हम, तो वर्तमान समय में जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जो केंद्र सरकार में जितनी भी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और जो राज्य में होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद, है ना। आरक्षित विषय की बात करेंगे, लेकिन विधान, है ना। चलिए ठीक है,
आरक्षित विषयों की बात करेंगे तो आरक्षित विषयों को रिजर्वेट सब्जेक्ट भी कहते हैं और इसके अंतर्गत जो भी मामले आते हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले है रक्षा, फिर दूसरा विदेशी मामले, तीसरा वित्त आ जाएगा, वित्त भूमि है ना, कर का आकलन, चौथा न्याय, पुलिस से संबंधित जो भी आएगी है ना, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक, मोटर गाड़ियाँ, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं, इतनी चीज़ें इसमें थी। ठीक है, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर लेना। ठीक है ना, कभी कभी जैसे कि इसमें क्या है, पहले जो आरक्षित विषय था, ठीक है ना, सॉरी जो हस्तांतरित विषय है उसमें शिक्षा है ना और एजुकेशन, ये दो याद रखिए, और स्थानीय स्वशासन ये तीन है ना, इन दोनों तीनों को याद रखिए। और इधर आरक्षित मामलों में देखिए विदेशी मामले हो गए, रक्षा से संबंधित मामले हो गए, पेंशन, अभी भी वर्तमान में देखिए ना, अभी जो सूचियाँ बनी हुई जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसी तरीके से ये मामले जैसे उनमें जो इशू दिए हुए हैं जो भी मामले हैं उसी तरीके से इन सब में दिए हुए हैं। ठीक है ना, जो वर्तमान समय में सूचियाँ हैं उस समय सूचियाँ नहीं थी, उस समय हस्तांतरित मामले और आरक्षित मामले थे, तो उनमें ये विषयों को दे दिया गया था। ठीक है, जैसे कि जलमार्ग, सिंचाई, कारखाना, गैस, बिजली, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विकास है ना, मोटर गाड़ियाँ, बंदरगाह भी, ठीक है ना, ध्यान रखिए बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि। समझ में आया ना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। चलिए आगे चलते हैं, अगले इस अधिनियम की विशेषता देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, क्या हुआ 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसके माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। पहले तो इस अधिनियम में कहा गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा 1919, इसके बाद 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। ठीक है, ये इसकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार, ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य की बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान समय में भी होता है ना, मतलब केंद्र सरकार का बजट अलग होता है, सभी राज्यों का अपना अपना बजट अलग होता है, तो इस अधिनियम के माध्यम से कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। सीधी सी बात है, केंद्र का बजट अलग होगा, राज्य का बजट अलग होगा, दोनों बजट अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब कि अलग बजट की व्यवस्था कर दी गई। पहले क्या था, केंद्र सरकार में ही सारे बजट हुआ करते होंगे, लेकिन अब कहा गया कि राज्य है ना, जो अपने ना जो राज्य थे या फिर प्रांत थे, ठीक है, उस समय प्रांत भी तो हुआ करते थे, प्रांत या फिर राज्य अपना बजट खुद बनाएंगे और केंद्र सरकार अपना बजट बनाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से अब अगली विशेषता देखने वाले हैं, है ना, राज्य की विधानसभा को अपना स्वयं का बजट तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया। वही कह रहे हैं कि राज्य की जो विधानसभा थी, जैसे केंद्र में लोकसभा रहती है, उसी तरीके से राज्य में जो विधानसभा रहती है वो अपना बजट स्वयं तैयार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। चलिए, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, एक वैधानिक आयोग का भी गठन कर दिया गया जो क्या करेगा, 10 वर्ष पश्चात क्या करेगा, एक अधिनियम का जो गठन किया वो 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात जांच करेगा। ये मतलब इस तरीके से हर 10-10 साल पे ये आएगा और जांच करेगा कि कानून व्यवस्था, हमने जो व्यवस्था चलाई है वो चल रही है ठीक तरीके से कि नहीं चल रही है ना, उस तरीके को ये जांच अधिनियम बनाया गया। ठीक है ना, एक निकाय बना दी गया, तो 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात ये अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। इस तरीके से तो आता है वो साइमन कमीशन जो 1928 में आता है वो यही रहता है। ठीक है ना, वो यही वैधानिक आयोग रहता है, वो जांच के लिए आता है। जब साइमन कमीशन में सारे लोग, कोई भी भारतीय नहीं रहता है, तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा होता है। तो लाला लाजपत राय जी जब लाहौर में क्या होता है, लाठीचार्ज होता है, तो उनको घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वो यही वैधानिक आयोग होता है जो 1928 में आता है ना, साइमन कमीशन, वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही आता है। ठीक है, इसलिए ये वैधानिक निकाय आता है और इसमें इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, वैधानिक निकाय 10 वर्ष बाद आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नोट डाल रहा है, देखिए नोट डाल के कहा गया है, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार
मतदान का अधिकार दिया गया, मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण इस अधिनियम में यदि सबसे कोई अच्छी सबसे अच्छी विशेषता है तो वो यही है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। सबसे पहली बार महिलाओं को ये मौका मिला कि वो भी मतदान करेंगी और सबसे पहली बार उन्होंने मतदान किया। इसके बाद जो भी चुनाव हुए होंगे उनमें मतदान महिलाओं ने किया होगा, ठीक है। तभी से महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है ये, इसको तो आप याद ही रखिएगा कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके माध्यम से क्या हुआ, मतदान का अधिकार मिला, वो भी महिलाओं को, ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। क्या हुआ, इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, ठीक है। अब वो सदस्य किस तरीके के 3 प्रकार के थे वो भी देखेंगे, ठीक है। क्या 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, पहले थे निर्वाचित, दूसरे थे मनोनीत और तीसरे थे गैर निर्वाचित एवं सरकारी, ठीक है ना। तो इस अधिनियम के माध्यम से जैसे कि हमने देखी, निर्वाचित थे पहले, दूसरे मनोनीत या सरकारी थे और तीसरे थे मनोनीत थे और गैर सरकारी थे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट थे, जैसे इस इंग्लिश में भी दे रखा है, इलेक्टेड थे, सेकंड थे आपके नॉमिनेट और गवर्नमेंटल थे और आपके थर्ड थे नॉमिनेट एंड नॉन गवर्नमेंटल थे, ठीक है, नॉमिनेट और नॉन गवर्नमेंटल थे। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसके माध्यम से क्या हुआ, विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब देखिए निर्वाचित सदस्यों की, अब देखिए इनमें जो निर्वाचित सदस्य कितने थे, मनोनीत और सरकारी सदस्य कितने थे और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य कितने थे। पहला है निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71, ठीक है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71 मनोनीत कर दी गई, ठीक है। और जो गैर मनोनीत सरकार, देखिए सबसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71 यानी कि 71 कर दी गई। मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 18 कर दी गई, 18 कर दी गई। और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11 कर दी गई यानी कि 11th हो गई, ठीक है। इस अधिनियम ना अगली नेक्स्ट विशेषता देखेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल समुदायों एवं भारतीयों, है ना, भारतीयों तथा भारत में जो यूरोपीय लोग रहते थे उनके लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, है ना। सबके लिए मतलब किसके आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ये सारी इस अधिनियम की विशेषता है। और ये यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ विनती है आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।